Hello friends, Jai Shri Shyam. You are most welcome in this practice session on business trust and investment funds. Actually इन टॉपिक्स से रिलेटेड जो प्रोविजनल एस्पेक्ट्स था वो तो हमने कॉन्सेप्चुअल सेशंस में इन टोटलिटी डिस्कस किया और इन टॉपिक्स से रिलेटेड जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस हम इस प्रैक्टिस सेशन में आगे करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस प्रैक्टिस सेशन की हम बिजनेस ट्रस्ट से रिलेटेड जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उनसे, और उसमें भी हम शुरुआत में नवंबर 2015 का जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। देखिए क्या यहां पर कहा गया, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन शॉर्ट रीट रिसीव्ड इनकम ऑफ रुपीज 120 lakhs फ्रॉम स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी। द ब्रेकअप ऑफ द इनकम सो रिसीव्ड एज फॉलोज। इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीबी मिला 90 lakhs और डिविडेंड फ्रॉम एसपीबी 30 lakhs। The REIT distributes 90 lakhs to its unit holders. 40% of the unit holders are non-residents. Examine the tax implication of the above transactions in the hands of REIT and unit holder, including the requirement of deduct tax at source. तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को, इन शॉर्ट बिजनेस ट्रस्ट को, जो इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीबी और डिविडेंड फ्रॉम एसपीबी की इनकम होती हैं वो याद कीजिए सेक्शन 1023 एफसी में फुल्ली एग्जेम्प्ट इनके लिए की गई है। तो जहां तक रीट की बात है तो उनको तो जो भी एसपीबी से ये इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम हुई वो उनके लिए 1023 एफसी में एग्जेम्प्टेड बन जाएंगी। व्हाट अबाउट यूनिट होल्डर? अच्छा तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहां पर जो टोटल ये 120 लाख रुपीस का अमाउंट रीट को मिला है उसमें से उन्होंने आगे कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो आउट ऑफ दिस 120 lakhs 90 lakhs उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो फ्रेंड्स याद कीजिए सेक्शन 115 यूए में आपने बिजनेस ट्रस्ट चैप्टर में यूनिट होल्डर्स के लिए ये देख रखा है ना कि उनके लिए रिसीट का जो नेचर एंड प्रोपोर्शन है वो वही सेम होगा जो बिजनेस ट्रस्ट के हैंड्स में उनकी टोटल इनकम का रहा होगा। इसका मतलब क्या कि अगर आउट ऑफ 120 lakhs 90 lakhs अगर डिस्ट्रीब्यूट हुआ और 120 lakhs में 9:3 का प्रपोर्शन इंटरेस्ट और डिविडेंड फ्रॉम एसपीबी का रहा है तो यहां पर माय डियर फ्रेंड्स हम जो 90 lakhs है उसको 9:3 या हम कह सकते हैं 3:1 के रेशो में यहां पर एलोकेट कर देंगे और इस तरह से जो अमाउंट यहां पर आएगा 67.5 ये इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीबी वाला जो कंपोनेंट है वो यहां पर बन जाएगा, राइट ना फ्रेंड्स। और जो 67.5 lakhs और जो बचा हुआ 22.5 lakhs है वो यहां पर डिविडेंड फ्रॉम एसपीबी वाला कंपोनेंट ट्रीट किया जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, 90 lakhs को बस केवल और केवल यहां 3:1 के रेशो में एलोकेट कर दिया है। अब जो ये यहां इंटरेस्ट 67.5 lakhs का आप देख रहे हैं इसमें जो 40% यूनिट होल्डर्स हैं सिंस वो नॉन रेजिडेंट है तो इसका जो 40% पार्ट हमें देखने को मिलेगा 67.5 का 40% मैंने आपके लिए निकाला 27 lakhs वो एनआर यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो एनआर यूनिट होल्डर के लिए इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीबी वाला जो कंपोनेंट है याद कीजिए फ्रेंड्स वो 10% की रेट 5% की रेट से टैक्स के लिए चार्जेबल बनाया गया है। याद आया सेक्शन 115 ए में जो हमने डिस्कस किया था, सरचार्ज एंड सेस विल वर्क नॉर्मली। और इसमें जो 60% वाला जो पोर्शन है रिमेनिंग जो अमाउंट यहां पर बचेगा माय डियर फ्रेंड 67.5 का मैंने 60% आपके लिए निकाला तो वो आ गया 40.5 lakhs। ये जो रेसिडेंट को माय डियर फ्रेंड्स मिलता हुआ हमें नजर आएगा, रेसिडेंट के लिए जो टैक्स है वो एट नॉर्मल रेट लगाया जाएगा। रेजिडेंट के लिए इंटरेस्ट इनकम नॉर्मल रेट से जिस तरह से टैक्सेबल होती है उस तरह से यहां की जाएगी, राइट। अब यहीं पर मैं एक चीज आपको और रिकॉल कराना चाहता हूं कि जो इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीबी वाला कंपोनेंट नॉन रेजिडेंट को जा रहा है इस पर रीट की ड्यूटी होगी कि वो टीडीएस डिडक्ट करें। किस रेट से? तो
जब हमें पता है कि नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्स 5% से लगना है, तो 5% से ही जो टीडीएस है वो डिडक्ट करना यहां रीट की ड्यूटी होगी। याद कीजिए सेक्शन 194 एलबीए को, जहां पर आपने ये देख रखा है। ओके, हाँ, सरचार्ज एंड सेस विल वर्क नॉर्मली, और जो रेसिडेंट को जो इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीबी वाला कंपोनेंट पास ऑन हो रहा है उस पर जो टीडीएस है वो 194 एलबीए में 10% की रेट से डिडक्टेबल बनाया गया है। तो रीट की ये भी ड्यूटी है कि वो इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीबी वाले कंपोनेंट पर इन रेट से जो टैक्स डिडक्शन है उसको अंजाम दे। अब रह गया क्या? डिविडेंड फ्रॉम एसपीबी वाला कंपोनेंट। ओके, तो ये जो डिविडेंड फ्रॉम एसपीबी वाला कंपोनेंट है इसमें भी जो 60 और 40% वाली जो बात है, एक्चुअली चाहे रेजिडेंट को मिले या नॉन रेजिडेंट को मिले, यहां पर यह कहीं हमें नहीं दिया गया है कि इस एसपीबी ने सेक्शन 115 BAA का जो ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम है वो ऑप्ट किया है। अगर ऐसा होता तो यूनिट होल्डर भुगतते, यहां ऐसा नहीं है। और 115 BAA कोई डिफॉल्ट टैक्स रिजीम तो है नहीं है। 115 BAA अगर कोई कंपनी एक्सरसाइज करेगी, ऑप्ट करेगी, तभी वो पिक्चर में आएगा। तो अगर नहीं कहा गया है कि 115 BAA में कंपनी ने अपना ऑप्शन एक्सरसाइज किया है, तो हम ये मानकर चलेंगे कि जो एसपीबी कंपनी उसने 115 BAA ऑप्ट नहीं किया होगा। तो ऐसे केस में यूनिट होल्डर के लिए याद कीजिए सेक्शन 1023 FD जिंदाबाद। मतलब क्या कि ये जो डिविडेंड है 40% जो आप नॉन रेजिडेंट को दोगे, है ना, 60% जो आप रेजिडेंट को पे करते हुए नजर आओगे, तो ऐसे केस में हम यही कहेंगे कि इनके लिए ये जो डिविडेंड इनकम है वो सेक्शन 1023 FD में फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। और जब ये इनकम एग्जेम्प्ट ही है तो इस पर टीडीएस कटे क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। मतलब क्या कि ऐसी डिविडेंड इनकम पर रीट की ड्यूटी होगी कि वो टीडीएस ना डिडक्ट करें। नो टीडीएस ऑन डिविडेंड टू यूनिट होल्डर। तो यूनिट होल्डर को जो डिविडेंड दिया जा रहा है उस पर रीट के द्वारा इनका जो टीडीएस है वो डिडक्ट नहीं किया जाएगा। राइट ना फ्रेंड्स? तो हमने जो यहां पर ये केस दिया गया था, सबसे पहले बिजनेस ट्रस्ट दैट इज रीट के एंगल से जो चीजें हैं वो यहां पर डिस्कस कर ली कि रीट के लिए दोनों ही जो रिसीट्स है वो एग्जेम्प्ट है, और इसके अलावा इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीवी पर रीट का टीडीएस का ऑब्लिगेशन है। ओके, वो 5% से जो टीडीएस है वो यहां पर डिडक्ट करते हुए नजर आएंगे। राइट ना? हाँ, अच्छा, अब इंटरेस्ट फ्रॉम और जो यूनिट होल्डर हैं उनके लिए इंटरेस्ट को लेकर नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेशन एंड उनका टैक्स डिडक्शन, और जो रेजिडेंट यूनिट होल्डर हैं उनके लिए उस इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीवी वाले कंपोनेंट का टैक्सेशन एंड उनका टैक्स डिडक्शन डिस्कस किया। डिविडेंड को लेकर भी जो चीज है वो हमने डिस्कस किया। और एक सेफर साइड के लिए आप नोट देकर भी आ सकते हैं कि हमने ये मान लिया है कि इस एसपीवी कंपनी ने 115 BAA का जो ऑप्शन है वो एक्सरसाइज नहीं किया है। ओके, जिससे कि हमारे इस ट्रीटमेंट पर कहीं कोई रिस्क ना रह जाए। एंड बिलीव मी माय डियर फ्रेंड, जो हमने डिस्कशन किया है ना वही आपको सॉल्यूशन में एग्जैक्टली यहां पर नजर आने वाला है। ओके, तो सबसे पहले बिजनेस ट्रस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीवी वाला जो कंपोनेंट है 1023 FC में एग्जेम्प्ट, लेकिन रीट की ड्यूटी है कि वो इंटरेस्ट का 60% पोर्शन जब रेजिडेंट यूनिट होल्डर को बांटेंगे तो उस पर उनका 10% टीडीएस डिडक्ट करें, एंड जब वो 40% पोर्शन नॉन रेजिडेंट को बांटते हुए नजर आएंगे तो उनका 5% जो टीडीएस है वो डिडक्ट करें। यहां पर कायदे से जो सेस का इफेक्ट है वो और कंसीडर किया जाना चाहिए था, लेकिन इंस्टीट्यूट ने अपने सजेस्टेड में जो आंसर दिया उसमें उन्होंने सेस का जिक्र नहीं किया है। लेकिन टीडीएस एंड फॉरेन टैक्सेशन चैप्टर में आप देखेंगे कि नॉन रेजिडेंट को जो पेमेंट की जाती है उन पर सरचार्ज एंड सेस का जो इफेक्ट है वो नॉर्मली आता है। अब डिविडेंड फ्रॉम एसपीबी को लेकर अगर हम रीट की बात करें तो उनके लिए तो 1023 FC में एग्जेम्प्ट है, और ये मानते हुए कि एसपीबी ने 115 BAA का ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया, इसलिए यूनिट होल्डर के एंड्स में भी एग्जेम्प्ट होगा, इसलिए टैक्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा। अब यूनिट होल्डर के एंगल से जो हमने डिस्कशन किया था कि हां, जो भी इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीवी वाला कंपोनेंट है वो इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीवी वाला कंपोनेंट एनआर यूनिट होल्डर्स के लिए 5% और रेजिडेंट यूनिट होल्डर के लिए 10% से टैक्सेबल होगा।
एंड जो डिविडेंड फ्रॉम एसपीबी है वो मान रहे हैं कि जो एसपीबी उसने 115 बी डब्ल्यू ऑप्ट नहीं किया, इसलिए 1023 एफडी में उनके हैंड्स में एग्जाम्प्ट हो जाएगा, चाहे वो यूनिट होल्डर रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके ना। आइए अब ले चलता हूं आपको एक बहुत अच्छे क्वेश्चन में माय डियर फ्रेंड्स, जो नवंबर 24 की आरटीपी का, जुलाई 25 की एमटीपी का पार्ट बना, और सिमिलर क्वेश्चन नवंबर 2016 में भी आपको दिया गया, स्टडी मटेरियल का भी जो पार्ट हमें नजर आ रहा है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? कंप्यूट द टोटल इनकम इन द हैंड्स ऑफ बीटा लिमिटेड, जो आपको अभी रीट नजर आएगी, और मिस्टर अर्पन अ रेजिडेंट इंडियन होल्ड 70% ऑफ द यूनिट्स ऑफ रीट। ओके अच्छा, ये चीजें बस हमें यहां पर प्रोवाइड की गई हैं। अब जरा देखिए, अब मैं स्टार्टिंग से रखता हूं, पहले मैंने ये जो चीज है रिक्वायरमेंट जो है वो पहले आपके सामने प्रेजेंट कर दी कि रिक्वायरमेंट ये हमें यहां प्रोवाइड की गई है। अब देखिए क्वेश्चन को स्टार्टिंग से, बीटा अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर रेलिवेंट सेबी रेगुलेशंस होल्ड 65% शेयर्स इन एच लिमिटेड। तो अब हम कह सकते हैं ना कि एच लिमिटेड कौन हो गई? बीटा के लिए हम कह सकते हैं स्पेशल पर्पस कंपनी। याद है, स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब ऐसी इंडियन कंपनी जिसमें के बिजनेस ट्रस्ट का कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हो। ये हमने एसपीबी के मीनिंग में माय डियर फ्रेंड्स डिस्कस किया था बिजनेस ट्रस्ट चैप्टर में। ओके नाउ, बीटा रीट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26। अब आपने माइंड में रखना कि आपको क्वेश्चन में ना सिर्फ रीट की बल्कि आपको यूनिट होल्डर की भी क्या निकालनी है? टोटल इनकम निकालनी है। ओके, तो इस एंगल से जरा हर एक इंफॉर्मेशन को अब हम देखेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम एच लिमिटेड, दैट इज एसपीबी। तो इसके लिए हम रीट के लिए क्या कहेंगे, बीटा के लिए हम क्या कहेंगे? क्या आपके लिए तो जो इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीबी है वो सेक्शन 1023 एफसी में एग्जेम्प्ट है। हाँ, तो रीट के लिए तो 1023 एफसी की जो एग्जामिशन है वो वर्क करेगी और उनकी टोटल इनकम में ये अमाउंट इंक्लूडेबल नहीं बनेगा। अब आ गए हैं हम अर्पण की तरफ। अर्पण जिनके पास में 70% माय डियर फ्रेंड्स यूनिट्स हैं, तो इस 12 करोड़ का 70% जो राइट है वो अर्पण का होगा। हाँ माय डियर फ्रेंड्स, यहां 8.4 करोड़ का जो अमाउंट है वो अर्पण के लिए टैक्स के लिए चार्जेबल बनेगा, अर्पण की टोटल इनकम में इंक्लूडेबल कहलाएगा। राइट, एंड जस्ट एडिशनली, हालांकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इस 8.4 करोड़ पर बीटा के द्वारा इनका टीडीएस भी 10% की रेट से डिडक्ट किया जाएगा। ओके नाउ, हालांकि वो क्वेश्चन की डिमांड नहीं है, एडिशनली ये मैंने बात आपके साथ डिस्कस किया। अब ये देखिए, डिविडेंड इनकम फ्रॉम एच लिमिटेड दैट इज एसपीबी 2 करोड़। तो बीटा लिमिटेड के लिए तो फिर वही बात कि आपके लिए तो सेक्शन 1023 एफसी जिंदाबाद। हाँ, सेक्शन 1023 एफसी में बीटा लिमिटेड के लिए तो ये जो डिविडेंड फ्रॉम एसपीबी की इनकम है वो भी एग्जेम्प्टेड होगी। राइट, और नोट देख लीजिए पहले, एच लिमिटेड हैज ऑप्टेड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 115 बी डबल ए। अरे तो फिर तो अब यूनिट होल्डर फंस गए। अब तो यहां पर हम अर्पण को क्या कहेंगे कि देखो जी, अब तो आपको इस 2 करोड़ का जो 70% बनता है 1.4 करोड़ वो टैक्सेबल कराना पड़ेगा, वो आपकी टोटल इनकम का पार्ट बनाया जाएगा। राइट, एंड इग्नोर टीडीएस इंप्लीकेशन, तो उसकी बात हमें करनी नहीं है। आइए जरा अब देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ डेवलपमेंट प्रॉपर्टीज 1.2 करोड़ और इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स इन अनलिस्टेड डिवेंचर्स ऑफ कंपनीज रुपीज 12 करोड़। तो ये जो दो इनकम्स है ना फ्रेंड्स, ये दो इनकम्स हम कह सकते हैं कि जो बिजनेस ट्रस्ट है बीटा लिमिटेड, उनके हैंड्स में ही टैक्स के लिए चार्जेबल हो जाएंगी, क्योंकि उनको जो इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीबी, डिविडेंड फ्रॉम एसपीबी और रेंटल इनकम ऑफ रीट की एग्जामिशन है, तो ये तो बीटा लिमिटेड के लिए ही माय डियर फ्रेंड्स टैक्स के लिए चार्जेबल बन जाएगी। 115 यूएस सबसेक्शन 2 में एमएमआर से टैक्स के लिए बीटा लिमिटेड को ही चार्ज कर दिया जाएगा। तो अर्पण मौज करे, अब उनके लिए हम क्या कहेंगे, सेक्शन 1023 एफडी जिंदाबाद। हां, उनके लिए ये जो 1.2 करोड़ और 12 लाख का 70% जो उनका राइट बनेगा वो टैक्स के लिए चार्जेबल नहीं बनाया जाएगा। देन रेंटल इनकम फ्रॉम डायरेक्टली ऑन रियल एस्टेट असेट कितना, 2 करोड़। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो बीटा लिमिटेड जो बिजनेस ट्रस्ट है, रीट है, उनको तो जो रेंटल इनकम हुई है उनको तो सेक्शन 1023 एफसीए में जो एग्जामिशन है वो मिल जाएगी। हाँ, लेकिन अब बेचारे यूनिट होल्डर भुगतेंगे। हाँ, अर्पण के लिए हम क्या कहेंगे कि जो 70% अमाउंट जो बनता है इस 2 करोड़ का, 70% जो अमाउंट बनता है 1.4 करोड़, वो आपके लिए टैक्स के लिए चार्जेबल बनाया जाएगा, वो अर्पण के हैंड्स में टैक्स के लिए चार्जेबल बनाया जाएगा। राइट, अब यहां पर एक चीज आपको नोट करनी है, वो क्या कि ये बोला जा रहा है हमें कि अर्पण एक्वायर्ड यूनिट्स इन
REIT at an issue price of 1.5 crores. He does not have any other income during the year, and during the previous year 24-25 REIT distributed 20 crores to its unit holders. अब आप देखिए जरा यहां पर प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि जो ये पर्टिकुलर समय दिए गए हैं, जो ये पर्टिकुलर समय प्रोवाइड किए गए हैं, इनमें अगर आप देखेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट यहां पर 17.12 करोड़ का आना चाहिए। ये जो टोटल अमाउंट आ रहा है ये 17.12 करोड़ का जो अमाउंट है माय डियर फ्रेंड्स, वो हमें यहां पर अपीयर हो रहा है। ठीक है, अब रीट ने क्या किया है, लेकिन 20 करोड़ रुपीस डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो मतलब रीट ने 17.12 करोड़ के तो पर्टिकुलर समय दे दिए कि ये उन्होंने अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, लेकिन उसके अलावा जो उन्होंने 2.88 करोड़ का जो अमाउंट और डिस्ट्रीब्यूट किया है वो क्या है, तो वो तो रीट के एंड्स में मतलब टैक्सेबल नहीं हो रहा होगा। हाँ, रीट ने उसके पर्टिकुलर्स तो नहीं दिए, तो हो सकता है कैपिटल रिसीट वगैरह जैसा कोई अमाउंट रहा होगा। तो 2.88 करोड़ का जो अमाउंट उन्होंने और डिस्ट्रीब्यूट किया है, अब हम अर्पण को क्या कहेंगे कि आपको भी इसका जो 70% अमाउंट है वो मिलने जा रहा है। आपको भी 2.88 करोड़ का जो 70% अमाउंट है वो मिलने जा रहा है, दैट इज 2.016 करोड़। और आपने जो यूनिट्स ली थी वो यूनिट्स कितने की ली थी, आपने यूनिट्स ली थी यहां पर 1.5 करोड़ की। तो याद कीजिए सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 12 को, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि जो भी एक्सेस अमाउंट होगा वो यूनिट होल्डर के लिए अदर सोर्सेस हेड में टैक्स के लिए चार्जेबल बनाया जाएगा। तो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 12 में ये जो अमाउंट है ये अर्पण के हिंट्स में टैक्स के लिए और चार्जेबल यहां पर बना दिया जाएगा। तो आइए जरा मैं रखता हूं ये चीजें अब आपके सामने। हमने जो भी हर एक आइटम के लिए डिस्कशन जो यहां पर किया है, बेसिकली सबसे पहले जो इंटरेस्ट फ्रॉम एसबीबी था, अच्छा पहले यही वाला जो पार्ट है वो आपको यहां से रिलेट कराता हूं। एक सेकेंड यहां जो टोटल अमाउंट इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है 20 करोड़ का जो अमाउंट है वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, एंड जो हमें जो पर्टिकुलर्स यहां पर दिए गए थे माय डियर फ्रेंड्स, वो पर्टिकुलर्स, एक मिनट, यहां जो 17.32 करोड़, यस माय डियर फ्रेंड्स, यहां 17.32 करोड़ का जो अमाउंट है उसके जो पर्टिकुलर्स हैं वो हमें यहां पर प्रोवाइड किए गए थे। ठीक है जी, तो 17.32 करोड़ का जो अमाउंट है वो इन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूट किया उसके पर्टिकुलर्स हमें यहां पर प्रोवाइड कर दिए, तो ये हम यहां से हटाएंगे। और इसके बाद में माय डियर फ्रेंड्स जो बचा हुआ अमाउंट है 20 करोड़ में से वो मैंने यहां हटाया। 2.68 करोड़ का जो अमाउंट है वो यहां पर आ जाएगा। 2.68 करोड़ का जो अमाउंट है वो यहां आ गया, और 1.876 का जो अमाउंट है, यस 1.876 में से 1.5 करोड़ इन्होंने जो कॉस्ट खर्च की थी उसको हम यहां से निकाल देते हैं, और फिर 37,60,000, यस, तो 37,60,000 रुपीस का जो अमाउंट यहां पर बचेगा वो अमाउंट बेसिकली अदर सोर्सेज हेड में इनका टैक्स के लिए चार्जेबल बनेगा। तो एक छोटा सा पॉइंट था, वो 17.32 करोड़ आपने लेना है। मैंने कॉन्सेप्चुअली जो चीजें हैं वो आप क्लियर करके चले, मेरी तो बस आपसे ये रिक्वेस्ट है। तो हर एक आइटम का जो ट्रीटमेंट होना है वो आपको एब्सोल्युटली कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए, राइट फ्रेंड्स। तो आइए जरा मैं अब आपके सामने से निकाल देता हूं यहां पर जो भी अदर इनकम बिजनेस ट्रस्ट ने अपने यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट की थी, उसमें जो 37,60,000 रुपीस का जो अमाउंट है वो इनके हैंड्स में, यूनिट होल्डर अर्पण के हैंड्स में टैक्स के लिए चार्जेबल बन रहा है। स्टार्टिंग से अगर आप देखें तो वो इंटरेस्ट फ्रॉम एसबीबी वाली इनकम रीट के हैंड्स में एग्जेम्प्ट, अर्पण के लिए 70% टैक्सेबल, डिविडेंड इनकम रीट
के लिए एग्जेम्प्ट, अर्पण के लिए 70% टैक्सेबल, एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और वो जो डिवेंचर ऑफ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके इंटरेस्ट कमाया था वो बिजनेस ट्रस्ट के एंड्स में इटसेल्फ टैक्सेबल, यूनिट होल्डर मौज करें, अर्पण के लिए एग्जेम्प्ट, रेंटल इनकम भी रीट के लिए एग्जेम्प्ट 70%, अर्पण के लिए टैक्सेबल यहां पर होगी। ओके, अदर इनकम का हमने यहां पर पोर्शन देख लिया, और जब हम समय एग्रीगेट करेंगे तो हमें यहां पर बीटा लिमिटेड रीट के लिए एंड जो अर्पण यूनिट होल्डर हैं उनके लिए जो टोटल इनकम है वो पता लग जाएगी। ओके, तो यहां इसमें बस खास क्या था, जो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 12 की जो अमेंडमेंट हमने डिस्कस की थी उसका जो इफेक्ट है वो आपको यहां देना था, लेकिन यहां पर एक कमी थी क्या कि केवल टोटल इनकम हमसे निकलवाई गई। तो हमारी इच्छा थी कि हम हर एक आइटम के लिए जरा टैक्स रेट वगैरह भी यहां पर जान पाते, टैक्स लायबिलिटी भी निकाल पाते, तो वो कमी पूरी होगी। अब अगले क्वेश्चन में आइए फ्रेंड्स, मैं ले आया अब आपको मई 2023 के क्वेश्चन में, जहां पर आपको मेसर्स बिल्डवेल लिमिटेड जो बिजनेस ट्रस्ट नजर आएंगे एंड मिस्टर विजय जो उनके यूनिट होल्डर नजर आएंगे। मिस्टर विजय रेजिडेंट इंडियन होल्ड 70% ऑफ द यूनिट्स ऑफ रीट, ही डजंट हैव एनी अदर इनकम। आपको अब ना सिर्फ इस बिजनेस ट्रस्ट बल्कि इस यूनिट होल्डर के लिए टोटल इनकम के साथ साथ टैक्स लायबिलिटी भी कंप्यूट करके देनी होगी। ओके, अच्छा फ्रेंड्स, आइए मैं यहां अब आपके सामने पर्टिकुलर्स रखना स्टार्ट करता हूं। देखिए क्या यहां पर इंफॉर्मेशंस आपको दी गई हैं। बिल्डवेल लिमिटेड, अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेबी रेगुलेशंस, होल्ड 51% शेयर्स इन हेट्स लिमिटेड। तो अब हेट्स लिमिटेड को मैं बोल सकता हूं यहां पर स्पेशल पर्पस व्हीकल, क्यों? क्योंकि अगर 51% शेयर्स अगर बिल्डवेल के पास हैं तो मतलब इस हेट्स लिमिटेड का जो कंट्रोल है वो बिल्डवेल लिमिटेड के पास हमें नजर आ रहा है। और आप देख रहे हैं बिल्डवेल कौन है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की तरह रजिस्टर्ड है, रीट है। ओके, नाउ बिल्डवेल लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ इट्स इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26। ऑब्जेक्ट तो हमें पता ही है कि हमें यहां पर ना सिर्फ बिजनेस ट्रस्ट बल्कि यूनिट होल्डर के लिए भी टोटल इनकम के साथ साथ टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। तो अब जरा एक एक आइटम मैं आपके सामने रखना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले क्या गिवन है यहां? इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम हेट्स लिमिटेड 10 करोड़। ओके, तो अब यहां पर हम रीट के लिए क्या कहेंगे कि आप तो मौज करो, इनके लिए तो ये जो इंटरेस्ट इनकम है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी सेक्शन 1023 एफसी में। बेचारे कौन भुगतेंगे? विजय। विजय के लिए यूनिट होल्डर के लिए हम ये कहेंगे कि आपको 10 करोड़ का जो 70% अमाउंट आपसे एट्रीब्यूटेबल बनता है 7 करोड़, वो आपके लिए टैक्सेबल होगा और वो टैक्स होगा एट नॉर्मल रेट। वो टैक्स होगा एट नॉर्मल रेट। ओके, अच्छा, तो हालांकि अगर हम साथ में एडिशनली अगर डिस्कस कर ले तो बिजनेस ट्रस्ट की ड्यूटी होगी कि वो विजय का इस 10 करोड़ का 70% 7 करोड़ उनको पास ऑन करने से पहले उस पर उनका वो 10% टीडीएस भी डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराएं अंडर सेक्शन 194 एलबीए। हालांकि यहां बोला गया इग्नोर टीडीएस इंप्लीकेशन, तो कोई बात नहीं। अब अगला पार्ट देखिए, डिविडेंड इनकम फ्रॉम हेट्स लिमिटेड दैट इज फ्रॉम एसपीबी। तो सेम यहां पर रीट के लिए माय डियर फ्रेंड्स ये जो डिविडेंड है वो वही 1023 एफसी में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, राइट ना? कॉन्सेप्चुअल सेशन में सारी बातें आपने देखी थी। एंड ये जो डिविडेंड का अमाउंट है इसका भी 70% जो पार्ट है 3 करोड़ का 70%, माय डियर फ्रेंड्स कितना? 2.1 करोड़। ये विजय के लिए टैक्स के लिए चार्जेबल बनेगा और ये टैक्स होगा एट नॉर्मल रेट, राइट? अगर टीडीएस की बात होती तो हम वही 194 एलबीए से 10% की टीडीएस की भी बात कर रहे होते। अब यहां एक बात नोट करने वाली ये है कि अगर हमारे एसएससी इंडिविजुअल है और उन्हें डिविडेंड की इनकम केवल 2.1 करोड़ की अगर उनके हैंड्स में टैक्सेबल होने जा रही है तो ऐसे केस में उनकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा होगी। और अगर मिस्टर विजय हैज नॉट ऑप्टेड टू शिफ्ट आउट फ्रॉम सेक्शन 115 बीएसी तो ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स उनके लिए जब सरचार्ज की बात आएगी तो यहां पर जो सरचार्ज है वो 15% से क्रॉस नहीं करेगा। इस डिविडेंड इनकम से एट्रीब्यूटेबल टैक्स के अमाउंट पर सरचार्ज 15% से क्रॉस नहीं करेगा। वैसे भले ही उनकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा होने की वजह से भले ही वो 25% के स्लैब में सरचार्ज में जा रहे हों, लेकिन डिविडेंड इनकम से एट्रीब्यूटेबल टैक्स पर जो सरचार्ज है वो 15% से क्रॉस नहीं करेगा। इनकम टैक्स रेट स्ट्रक्चर में हमने ये डिस्कस किया तो एक एग्जाम में ये भी बात आपको ध्यान रखनी थी। अच्छा,
अच्छा आगे देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ डेवलपमेंट प्रॉपर्टीज 1 करोड़ और इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड डिवेंचर्स ऑफ कंपनीज 10 lakhs। इन दोनों के लिए हमने ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन में भी ये बात डिस्कस कर ली है कि ये जो अमाउंट है ये तो रीट के हैंड्स में ही टैक्स के लिए चार्जेबल हो जाएंगे। ये तो रीट के लिए ही माय डियर फ्रेंड्स एमएमआर पर टैक्स के लिए चार्जेबल कर दिए जाएंगे। तो यूनिट होल्डर मौज करे। हां, बिजय के लिए माय डियर फ्रेंड्स ये जो इनकम है वो सेक्शन 1023 एफडी में उनके हैंड्स में एग्जेम्पशन के लिए क्वालिफाई करेगी। अच्छा, अब मैंने यहां पर जब ये बात की आपके साथ में कि ये तो जो रीट है उनके हैंड्स में ही एमएमआर से अमाउंट टैक्स के लिए चार्जेबल कर दिया जाएगा, तो एमएमआर का मीनिंग हम किससे लेकर चले? तो माय डियर फ्रेंड्स याद कीजिए, एमएमआर को लेकर तो मैंने मैट में ही पूरा डिस्कशन आपके साथ किया था। मैंने ये कहा था कि जहां पर अगर अससी इंडिविजुअल एचईएफ एओपी बीओआई एजेपी है और 115 बीएससी के डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से उन्होंने शिफ्ट आउट ऑप्ट नहीं किया है, केवल उस केस में जो एमएमआर के लिए सरचार्ज है वो हम 25% यूज में लेंगे। हां, अदरवाइज केस में तो जो जैसे अगर अससी कोई अदर पर्सन है, लाइक जैसे अभी हमने बिल्डवेल लिमिटेड का केस देखा है, मतलब कंपनी है, तो ऐसे केस में एमएमआर का मीनिंग जो इंडिविजुअल पर बेस्ड है, एक इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल जो हाईएस्ट स्लैब रेट है वो रखिए, एक इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल इनकम टैक्स एक्ट का जो मैक्सिमम रेट है वो सरचार्ज का ऐड कीजिए। अब कंपनी का अगर हम केस डिस्कस कर रहे हैं तो कंपनी के केस में 115 बीएससी का तो कोई रेलिवेंस है नहीं, है ना, कि वो वहां से शिफ्ट आउट करेंगी या विद इन रहेंगी, राइट। तो एक इंडिविजुअल के लिए मैक्सिमम इनकम टैक्स एक्ट में जो सरचार्ज एप्लीकेबल है हम वो रखेंगे, 4% सेस ऐड करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा वो यहां पर एमएमआर कहलाएगी। अगर सपोज क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मान लेते हैं कि बिल्डवेल लिमिटेड नहीं होती, वो रीट एओपी होता और स्पेसिफिकली गिवन होता कि उन्होंने 115 बीएससी के डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से शिफ्ट आउट ऑप्ट नहीं किया है, वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में है, अगर यहां केस आ रहा होता हमारे बिजनेस ट्रस्ट का, तो फिर उस केस में हम सरचार्ज 25% यूज में लेकर जो एमएमआर है वो 39% की बात कर रहे होते। राइट ना फ्रेंड्स, ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी जब एमएमआर का डिस्कशन हमने किया था तब भी। तो यहां इस केस में जो एमएमआर है दैट इज 42.744% हम यहां पर यूज में लेंगे, क्योंकि यहां पर हमें बिल्डवेल लिमिटेड का केस दिया गया है। ओके, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई एजेपी का केस नहीं है, इसलिए 115 बीएससी और उसके 25% सरचार्ज का यह कोई रेलिवेंस नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अब देखिए जो लास्ट आइटम यहां पर हमें प्रोवाइड किया गया है, रेंटल इनकम फ्रॉम डायरेक्टली ओन्ड रियल एस्टेट असेट्स 2.5 करोड़। तो फिर यहां पर हम क्या बोलेंगे कि जो रीट है वो तो मौज करें, सेक्शन 1023 एफसीए में उनके लिए तो ये जो रेंटल इनकम ऑफ रीट है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। बेचारे जो विजय है वो फंसेंगे, उनको जो यहां पर 70% जो अमाउंट मिलेगा दैट इज 2 करोड़ का, जो 2.5 करोड़ का जो 70% जो अमाउंट यहां पर आएगा 1.75 करोड़, वो बिजय के हिंट्स में नॉर्मल रेट से टैक्स के लिए चार्जेबल बनाया जाएगा। ओके, अगर टीडीएस की बात होती तो 194 एलबीए में 10% रीट उनका टीडीएस डिडक्ट कर रहे होते। बस अब आप देखिए जरा, हेट्स लिमिटेड हैज ऑप्टेड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 115 बीएए। ओके, तो हां, एक ये चीज हमें कंसीडरेशन में लेनी थी। ये जो डिविडेंड की हमने बात की थी, बेसिकली ये डिविडेंड जो रीट के एंड्स में तो एग्जेम्प्ट होता है, विजय के लिए टैक्सेबल बनता। हमारा ध्यान जरा सरचार्ज की तरफ चला गया था माय डियर फ्रेंड्स, कि वो ना रह जाए। हां, तो जो डिविडेंड इनकम फ्रॉम एसपीबी, आपको पता है ना कि अगर एसपीबी ने सेक्शन 115 बीएए में अगर जो 115 बीएए का जो ऑप्शन है वो एक्सरसाइज किया होगा, तो उस केस में यूनिट होल्डर बेचारे भुगतते हैं, उनके लिए जो टैक्सेशन है वो पिक्चर में यह आता है। तो वो हमें यहां पर ऐसी सिचुएशन स्पेसिफिकली दे दी गई है नोट के थ्रू, तो अच्छी बात है। अब आप देख लीजिए जो हमने यहां पर डिस्कशन किया है वही आपको सेम टू सेम आंसर में नजर आएगा। तो इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीबी रीट के लिए एग्जेम्प्ट, यूनिट होल्डर 70% पर टैक्सेबल बनेंगे। डिविडेंड इनकम फ्रॉम एसपीबी रीट के लिए एग्जेम्प्ट, यूनिट होल्डर के लिए टैक्स के लिए चार्जेबल बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एसपीबी ने 115 बीएए ऑप्ट कर रखा है, और जो एसटीसीजी और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है वो तो रीट के एंड्स में खुद टैक्सेबल हो जाएगा, यूनिट होल्डर के लिए एग्जेम्प्ट।
एंड जो रेंटल इनकम है वो रीट के लिए एग्जेम्प्ट 70% यहां विजय के लिए टैक्सेबल होगा। ये इनकी टोटल इनकम यहां पर निकल कर आ गई। अब रीट के लिए तो हम एमएमआर पर जो अमाउंट टैक्सेबल, मतलब जो भी उनकी टोटल इनकम टैक्सेबल बननी है वो एमएमआर पर हम उनका टैक्स निकाल देंगे। अब रह गए यहां पर कौन, हमारे एसएससी विजय। अच्छा, उन्होंने 115 बीएससी से शिफ्ट आउट नहीं किया है तो 115 बीएससी का स्लैब रेट लगाएंगे। हाँ, 4 लाख तक एग्जेम्प्ट, उसके बाद नेक्स्ट 4 लाख पर 5, देन 10, 15, 25 और 24 लाख से ऊपर जितना भी बचेगा उस पर 30% की रेट से जो टैक्स है वो निकाला यहां पर जाएगा। अब बारी है सरचार्ज की। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो टोटल इनकम पर टोटल टैक्स है वो आ रहा है ये। तो टोटल इनकम में जो डिविडेंड इनकम का कंपोनेंट इंक्लूडेड है उससे एट्रीब्यूटेबल टैक्स होगा कितना। हाँ, टोटल इनकम में जो डिविडेंड इनकम का अमाउंट टोटल इनकम पर टैक्स आ रहा है ये, तो टोटल इनकम में जो डिविडेंड इनकम का अमाउंट है उससे एट्रीब्यूटेबल टैक्स है, इससे हमें पता लग जाएगा। उस पर केवल 15% से जो सरचार्ज है वो पिक्चर में लाया जाएगा। टोटल इनकम पर टैक्स है इतना, तो बैलेंस इनकम से एट्रीब्यूटेबल टैक्स आएगा कितना, उस पर 25% की रेट से, क्योंकि टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है इसलिए माय डियर फ्रेंड्स उस पर 2 करोड़ 25% की रेट से जो सरचार्ज है वो हम लगाएंगे। सर 5 करोड़ से ज्यादा 37% नहीं आएगा, नहीं, क्योंकि ये 115 बीएससी के डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में ही है, शिफ्ट आउट नहीं किया है और 115 बीएससी में मैक्सिमम सरचार्ज रेट 25% रहा है तो उससे हमने निकाल दिया 4% सेस। ये टैक्स लायबिलिटी इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेस यहां पर विजय की आ गई। लास्ट फिगर 5 रुपीज से नेक्स्ट ज्यादा होता है तो नेक्स्ट 10 तक राउंड ऑफ करते हैं, वो हमने यहां पर राउंड ऑफ कर लिया। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो ये आपने जो थिंग्स है वो बस यहां पर इस क्वेश्चन में यूज में लेनी थी। हर एक आइटम का जो ट्रीटमेंट है वो कॉन्सेप्चुअली आई होप आपको क्लियर होगा। और मैं ले चलता हूं अब आपको जो नवंबर 2017 का क्वेश्चन आपको दिया गया था उसमें। ऑल्दो ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया था फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बिजनेस ट्रस्ट वाला जो पार्ट है वो जरा सा है, बिजनेस ट्रस्ट से एट्रीब्यूटेबल जो टैक्स इंप्लीकेशन वाला पार्ट है वो थोड़ा सा है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपको एक कंप्लीट क्वेश्चन जिसमें पीजीबीपी के एडजस्टमेंट्स, डिडक्शंस, आपको ये जो बिजनेस ट्रस्ट की बात है, सारी जब चीजें एक साथ आए तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे वो आपको क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने डिस्कशन का इस कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन को पार्ट यहां बनाया। एंड फ्रेंड्स, आपको ज्यादातर जो एडजस्टमेंट्स यहां पर देखने को मिलेंगे वो हमने पीजीबीपी के मास्टर प्रैक्टिस सेशन में कवर अप कर रखे हैं, तो वो आपके एक बार रिफ्रेश भी होंगे। आइए जरा फ्रेंड्स क्वेश्चन की डिमांड पहले दिखाता हूं आपको। कंप्यूट टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट डेट 26-27 इंडिकेटिंग रीजन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ईच आइटम एंड इग्नोरिंग द प्रोविजंस रिलेटिंग टू मेट द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ आरओआई फॉर असेसमेंट डेट 26-27 बी टेकन एज 31 अक्टूबर। तो मतलब हमें टोटल इनकम यहां पर एसएससी की निकालनी है। ओके, अच्छा फ्रेंड्स, क्या यहां पर हमें पर्टिकुलर्स दिए गए हैं। Jupiter Construction Limited, an Indian company, is engaged in the business of executing civil constructs awarded by various companies, central government and state government in relation to infrastructure facility. A statement of P&L for the year ended 31st March 2026 reveals a net profit before tax amounting to rupees 85 lakhs after debiting or crediting the following items. Okay, पहला, interest of rupees 3 lakhs due to a public financial institution for the last quarter of the financial year 25-26 paid on 20th November 26। मतलब इन्होंने तो ड्यू डेट के बियॉन्ड जो पेमेंट है वो ये किया। याद कीजिए सेक्शन 43B यहां लगेगा और 43B का रिजल्ट क्या आएगा कि जिस साल का आपका ये खर्चा है उस साल में आपको ये अलाउ नहीं हो पाएगा। हां, जब आपने पे किया नवंबर 26 में पे किया, ये 26-27 में आपके लिए अलावेंस के लिए क्वालिफाई कर पाएगा। देन 6 lakhs पेड इन इंडिया to Mr. Philip, a non-resident, towards a fee for technical services without deduction of tax at source. TDS was however paid on 30th November 25. My dear friends, यहां इस केस में देखिए, यहां इस सिचुएशन में सबसे पहले तो सिंस नॉन रेजिडेंट को ये जो अमाउंट है ये इन इंडिया अगर मिला है तो ये इंडिया में उनकी फीस एक्रू और अराइज हुई ट्रीट की जाएगी, राइट। अब इस अमाउंट को जब उन्होंने पे किया था तो टीडीएस के बिना उन्होंने इसे पे कर दिया था, लेकिन अगर ये जो टीडीएस है 30 नवंबर 2025 को अगर पे हो गया है तो हम कह सकते हैं प्रीवियस ईयर 25-26 में ही ये पे हो गया है, इसलिए जो नो ट्रीटमेंट है वो यहां पर पिक्चर में लाया जाना चाहिए। अगर ये 30
30 नवंबर 2026 की डेट होती तो फिर उस केस में मानते कि भाई प्रीवियस से 25-26 का ये खर्चा है, जो 25-26 में आपने टीडीएस नहीं काटा है, उसके बाद आपने टीडीएस काट के जमा कराया होता, तो ये जो खर्चा है वो आपका डिसअलावेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। एक काम करते हैं, यहां पर एडवाइजेबल है आप जो ये ईयर डेट है इसको 30 नवंबर 2026 की तरह ही प्लीज लीजिए, जिससे क्या आंसर से कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। यहां इस केस में हमने 30 नवंबर 26 यहां कंसीडरेशन में लिया, बस अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप याद कीजिए, आपने पीजीबीपी में सेक्शन 40 क्लॉज स्मॉल ए में डिसअलावेंस में सबसे पहले सब क्लॉज 1 देखा था, जिसमें एनआर को अगर आपने टीडीएस काटे बिना अगर अमाउंट रिलीज कर दिया तो 100% जो खर्चा है वो आपका डिसअलावेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। तो वो पॉइंट यहां पिक्चर में अब ला दिया जाएगा। डैमेजेस अमाउंटिंग टू ₹15 lakhs पेड टू द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफेक्ट्स फाउंड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्लाईओवर आफ्टर 5 years ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन। तो फ्रेंड्स, इनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। अब किसी भी बिजनेस में कोई प्रोडक्ट अच्छा बन जाता है, कोई खराब बन जाता है ना, अब उसके लिए अगर किसी को डैमेज दिया जाता है तो ये बिजनेस का नॉर्मल पेमेंट है। और आप याद कीजिए सेक्शन 37 में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो पेनल्टी फॉर इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ है वो डिसलाइबल होती है। जो डैमेज होते हैं, हाँ, कि अगर सपोज इस कंस्ट्रक्शन कंपनी से एक फ्लाईओवर में कुछ डिफेक्ट की वजह से इनको अगर गवर्नमेंट को कुछ डैमेज अगर भरना पड़ा तो ये तो बिजनेस में चलता रहता है, ये बिजनेस का एक नॉर्मल पेमेंट है, इसके लिए नो ट्रीटमेंट। देन डेप्रिसिएशन चार्ज, पता नहीं कैसे चार्ज किया होगा आपने, इसे हम अभी ऐड कर देंगे। इनकम टैक्स वाला डेप्रिसिएशन नीचे देखने को मिलेगा, तब उसे लेस करेंगे। मार्केट टू मार्केट लॉस अमाउंटिंग टू ₹6 lakhs in respect of an unsettled derivative contract. The contract was settled in May 26 with a gain of ₹1 lakh. तो याद कीजिए आईसीडीएस में पहला ही आईसीडीएस 1 क्या बोलता है कि जो मार्क टू मार्केट लॉस है वो अलाइवेबल नहीं है। तो आपने कैसे पीएनएल में इसको डेबिट कर दिया, हम इसको एड बैक करेंगे। प्रॉफिट ऑफ ₹10 lakhs on sale of land as on 25th August 2025 to Neptune Incorporation USA, which is a wholly owned subsidiary company. तो पहले तो फ्रेंड्स पीजीबीपी के लिए हम क्या करें, पीजीबीपी के लिए ये तो कैपिटल गेन जैसा आइटम है ना, तो पीजीबीपी के लिए तो माय डियर फ्रेंड्स हम इस आइटम को यहां से एक्सक्लूड कर देंगे। अब बारी है फॉर कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के लिए क्या करें, अरे होल्डिंग ने अपनी 100% सब्सिडरी को अगर ये ट्रांसफर किया है तो क्या सेक्शन 47 का जो क्लॉज 4 है वो यहां पर पिक्चर में आ पाएगा? नहीं। आप याद कीजिए फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ में मास्टर क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले पीजीबीपी के जो मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन जब डिस्कस किए थे तो उससे पहले ही मैंने आपके साथ में कुछ जो रेलिवेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे, उनमें कैपिटल गेन के इस पॉइंट के लिए हमने ये डिस्कस किया था ना कि जो ट्रांसफरी कंपनी है दैट मस्ट बी एन इंडियन कंपनी, और यहां पर नेपच्यून इनकॉर्पोरेशन फॉरेन कंपनी है, इसलिए सेक्शन 47 क्लॉज 4 की एग्जाम्पशन नहीं मिल पाएगी। कैपिटल गेन के अंदर जो टैक्सेशन है वो आएगा और उसके लिए पर्टिकुलर समय आगे देखने को मिलेंगे, तब हम इस पॉइंट को पिकअप करेंगे। देन रिटेंशन मनी अमाउंटिंग टू ₹10 lakhs हेल्ड बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग व्हिच कैन बी रिलीज्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 2 years ऑन द सैटिस्फैक्शन ऑफ सर्टेन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो याद कीजिए सेक्शन 43 सीबी क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट मनी शैल इंक्लूड रिटेंशन मनी, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू शैल इंक्लूड रिटेंशन मनी। इसके अलावा आप याद कीजिए आईसीडीएस 3 में भी आपने ये बात देखी थी कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू शैल इंक्लूड रिटेंशन मनी, तो रिटेंशन मनी पीएनएल में क्रेडिट होना चाहिए था, आपने क्रेडिट कर रखा है, बहुत अच्छी बात है, नो ट्रीटमेंट, हमें कुछ भी इसका नहीं करना है। देन माय डियर फ्रेंड्स अगे 3 lakhs being interest on fixed deposits made with a bank as margin money for obtaining a guarantee required by a state government for a particular contract. तो फ्रेंड्स याद कीजिए के एंड कंपनी का केस दिल्ली हाई कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट ने के एंड कंपनी के केस में क्या कहा था कि अगर बिजनेस के लिए अगर कोई बैंक गारंटी, बिजनेस में अगर कोई बैंक गारंटी देना जो रिक्वायर्ड बन रहा है, उस बैंक गारंटी के लिए अगर कोई डिपॉजिट बैंक के पास किया गया है तो वो बैंक डिपॉजिट बिजनेस रिलेटेड डिपॉजिट होने की वजह से उस पर जो इंटरेस्ट इनकम आएगी वो पीजीबीपी हेड में चार्जेबल बनाई जाएगी। आपने से पीएनएल में क्रेडिट किया, अच्छी बात है, नो ट्रीटमेंट, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आइए जरा डिविडेंड ऑफ ₹10 lakhs रिसीव्ड फ्रॉम ए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, द ब्रेकअप ऑफ विच इज एज फॉलोज। मतलब हमारी जो ये जुपिटर कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो किसी रीट की यूनिट होल्डर है और उनको 10 lakhs रुपीज उस रीट से जो इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर आई है, और उसमें क्या क्या है, तो कंपोनेंट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ डेवलपमेंट प्रॉपर्टीज बाय द रीट ₹6 lakhs। तो माय डियर फ्रेंड्स ये जो अमाउंट है ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाला ये तो एक्चुअली रीट के हिंट्स में ही टैक्स के लिए चार्जेबल कर दिया जाएगा।
ये तो रीट के हिंट्स में ही टैक्स के लिए माय डियर फ्रेंड्स चेक चार्जेबल बन जाएगा। ओके, तो अब यूनिट होल्डर मौज करें, यहां पर हमारी जो एसएससी कंपनी है उनके हिंट्स में माय डियर फ्रेंड्स ये टैक्स के लिए चार्जेबल नहीं बनाया जाएगा, उनके लिए इस अमाउंट को टैक्स के लिए चार्जेबल यहां पर नहीं किया जाएगा। राइट, छोटी सी बात थी जो मैंने आपके सामने यहां पर ये प्रेजेंट की। लेकिन कंपोनेंट ऑफ रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय रीट, अब ये जो रेंटल इनकम ऑफ रीट जो है ये एक्चुअली याद कीजिए रीट के हिंट्स में एग्जेम्प्ट होगी, रीट के लिए इसे 1023 एफसीए में एग्जेम्प्ट किया गया है, इसके लिए पास थ्रू ट्रीटमेंट है। हां, अब यहां पर जो हमारी एसएससी कंपनी है वो भुगतेंगी, उनके लिए ये जो अमाउंट है वो टैक्स के लिए चार्जेबल बनेगा। अच्छा, मान लेते हैं कि ये कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज से रेंट डिराइव हुआ है, मान लिया मैंने कि ये कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज से, क्योंकि जो रीट है जनरली वो कॉमर्शियल एक्टिविटी चला रहे होंगे, मान लेते हैं कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज लाइक शॉपिंग मॉल वगैरह, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स वगैरह, ऑफिस बिल्डिंग, वेयरहाउस वगैरह, कुछ ऐसा होगा। तो अब यहां पर मैंने मान लिया है कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज से सपोज ये जो रेंटल इनकम है वो हुई है, ये हम केवल एज्यूम कर रहे हैं। तो ऐसे केस में फ्रेंड चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड का केस रहा है कि अगर कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज से अगर आपको इनकम हो रही है और आपकी रेंटिंग बिजनेस एक्टिविटी अगर है तो वो आपकी पीजीबीपी एड में टैक्सेबल बनेगी। ये मैंने पीजीबीपी के भी चार्जिंग सेक्शन के टाइम पर आपके साथ डिस्कस किया था कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से जो रेंटल इनकम होगी, वहां रेंटिंग एक्टिविटी चाहे आपकी बिजनेस एक्टिविटी है या अदरवाइज है वहां आपकी जो इनकम है वो हाउस प्रॉपर्टी एड में टैक्सेबल होगी, लेकिन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए वो अमेंडमेंट नहीं है। तो चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि अगर आपकी रेंटिंग बिजनेस एक्टिविटी है और अगर आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी से रेंटिंग की इनकम अगर हो रही है तो वो आपकी पीजीबीपी एड में टैक्सेबल बनेगी। पक्का ये रीट के लिए पीजीबीपी एड में टैक्सेबल बनी होगी। और याद कीजिए सेक्शन 115 यूए का सबसेक्शन 1 क्या बोलता है कि यूनिट होल्डर के लिए रिसीट का जो नेचर एंड प्रोपोर्शन है वो बिल्कुल सेम रहेगा जो रीट के लिए उनकी इनकम का रहा होगा। तो रीट के लिए अगर ये रेंटल इनकम पीजीबीपी एड में टैक्स के लिए चार्जेबल बन रही है तो यहां उनके यूनिट होल्डर जुपिटर को भी जो ये रेंटल इनकम का कंपोनेंट 4 लाख मिला है, ये जुपिटर के लिए भी पीजीबीपी एड की इनकम का नेचर रखेगा और सेम तरह से सेम टाइप की इनकम यहां पर यूनिट होल्डर के लिए वो ट्रीट की जाएगी। सिंस ये जो अमाउंट है ये एक्चुअली यहां पीजीबीपी एड में टैक्सेबल हो रखा है, होना है, तो यहां इस केस में हम इसका कुछ नहीं करेंगे, इसके लिए नो ट्रीटमेंट, बस केवल और केवल जो अमाउंट टैक्सेबल नहीं होना है, हां वो जो अमाउंट है इसको हम यहां से बाहर कर देंगे। जो अमाउंट टैक्सेबल नहीं होना है उसको हम यहां से अपनी एसएससी कंपनी के लिए यहां बाहर कर देंगे। ओके, अच्छा, देन अदर इंफॉर्मेशंस काइंडली देखिएगा क्या यहां पर और प्रोवाइड किया गया है। डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल्स ₹25,000 हम कहेंगे ये डिडक्टेबल है। अब ये देखिए जरा, लैंड सोल्ड टू नेपच्यून इनकॉर्पोरेशन वाज एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹20 लाख इन द फाइनेंशियल ईयर 13-14। अब आपने एक चीज नोट की कि जो इन्होंने प्रॉफिट बुक किया बताया वो सेल ऑफ लैंड पर 10 लाख बताया और ये खरीदी थी इन्होंने 20 लाख की। इसका मतलब कि नेपच्यून इनकॉर्पोरेशन को वो सेल्स कंसीडरेशन जो बता रहे होंगे उस लैंड के लिए वो 30 लाख रुपीस शो कर रहे होंगे, मतलब 30 लाख पर उन्होंने नेपच्यून इनकॉर्पोरेशन को ये लैंड बेची है, ये ऑन रिकॉर्ड बताया जा रहा होगा। जबकि वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल असेट्स असेस्ड बाय स्टाम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी वाज ₹50 लाख। मतलब क्या कि जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है वो 50 लाख। अब आपने इंटरमीडिएट लेवल पर भी देखा होगा, मैं भी आपके साथ में कैपिटल गेन्स चैप्टर में सेक्शन 50C में सबसे पहले सबसेक्शन 1 में ये डिस्कस करूंगा कि जहां पर जो सेल्स कंसीडरेशन आप बता रहे हैं अगर वो अमाउंट से अगर वो उस अमाउंट के 110% से अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है, हां यहां ज्यादा है, तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मान ली जाएगी, वो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन ट्रीट कर ली जाएगी। अब ये जो सीआईआई हमें दिए गए हैं ये इररेलेवेंट है, क्यों? क्योंकि 23 जुलाई 24 से जो इंडेक्सेशन है वो बैन कर दिया गया है। तो इसका मतलब क्या निकला, हम यहां पर ये कैसे सकेंगे कि जो कैपिटल गेन हैंड में अमाउंट टैक्सेबल बनेगा सिंपली 50 लाख रुपीस डीम्ड सेल्स कंसीडरेशन कॉस्ट का देंगे हम यहां पर रिडक्शन कितना 20 लाख रुपीस का, तो 30 लाख रुपीस का जो अमाउंट है वो एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के लिए चार्जेबल यहां पर हमारी एसएससी कंपनी के लिए बना दिया जाएगा। नाउ द कंपनी इन्फॉर्म्स यू दैट टिल असेसमेंट ईयर 25-26 द कंपनी डिडंट इंक्लूड रिटेंशन मनी इन इट्स टोटल इनकम इन एब्सेंस ऑफ राइट टू रिसीव सच मनी बेस्ड ऑन जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स
पेमेंट्स व्हिच हैज आल्सो बीन एक्सेप्टेड बाय द एओ कंसिस्टेंटली। अब इसका कोई रेलिवेंस नहीं है क्योंकि स्पेसिफिकली आईसीडीएस 3 में बोला जा चुका है कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू शैल इंक्लूड रिटेंशन मनी। तो पुरानी जजमेंट का कोई रेलिवेंस नहीं है, जिन्होंने पुराने टाइम पर डिपार्टमेंट ने जिसको एक्सेप्ट कर लिया था उसका कोई रेलिवेंस नहीं, क्योंकि अब तो स्पेशल प्रोविजन आईसीडीएस 3 में है कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को हम रिटेंशन मनी को हम कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में इंक्लूड करेंगे। और ना सिर्फ आईसीडीएस 3 बल्कि सेक्शन 43 सीबी में यह बात लिखी हुई है, इसलिए इसका हम कहेंगे नो यूज, कोई यूज यहां पर नहीं है। देन अब जरा ये देखिए, ड्यूरिंग द ईयर 20 न्यू एम्प्लॉइज qualifying as workmen under the Industrial Disputes Act 1947 were recruited. All these new employees contributes to RPF. 15 employees out of 20 employees joined on 1st May 2015 and other 5 employees joined in November 25. Then 10 employees who joined on 1st May 2025 were offered salary of rupees 25,500 per month, and other employees who joined on the same date drew salary of rupees 32,000 per month. Okay, now one employee who joined on 1st May 2025 at a salary of rupees 24,500 per month drew his salary by bearer check 12,500 and 12,000 every fortnight in a month. Okay, तो वो bearer check से जो ये salary है वो अपनी withdraw कर रहे हैं। अब मैं आपको याद दिला दूं, जो मल्टीपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस जब हमने डिस्कस किए थे तो वहीं पर मैंने कुछ अदर टॉपिक्स के जो पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए थे, तो वहीं पर मैंने डिडक्शंस चैप्टर के भी 2 पॉइंट्स 80JJAA ATM जिनकी आपको जरूरत पड़नी थी वो आपके साथ में वहां ब्रीफली डिस्कस कर लिए थे। एक्चुअली अगर एसएससी पर टैक्स ऑडिट अगर रिक्वायर्ड बन रहा है, पीजीबीपी इनकम अगर उनकी है, तो उनके द्वारा एडिशनल एम्प्लॉइज को जो भी टोटल एमोल्यूमेंट दिए जाएंगे उसका 30% उनकी जो डिडक्शन है वो वे ले पाएंगी। एक्चुअली एडिशनल एम्प्लॉय के लिए जरूरी क्या है कि वो प्रीवियस ईयर में रिक्रूट किए गए हों, लेकिन उनका जो पीरियड ऑफ सर्विस है वो 240 डेज से अगर कम होगा या उनकी मंथली सैलरी 25,000 से ज्यादा होगी, अगर या वो आरपीएफ में पार्टिसिपेट नहीं करते होंगे तो वो यहां पर बाहर कर दिए जाएंगे। अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस आपका है तो जो पेमेंट है वो आपको डिजिटली करना है। हाँ, मतलब आपको अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, ईसीएस या जो अदर प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड है उनसे पेमेंट करना है। अदर प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड में वो बियरर चेक, क्रॉस चेक वगैरह नहीं आते। ये सारी बातें हमने तब वहां डिस्कस की भी थी। एक्चुअली यहां अब मैं क्या कहूंगा कि जो इन्होंने 1 मई 2025 को जो इन्होंने 20 एम्प्लॉइज, एक मिनट, जो 20 एम्प्लॉइज में से 15 एम्प्लॉइज उन्होंने 1 मई 2025 को जो रिक्रूट किए हैं, ओके, और अदर 5 एम्प्लॉइज उन्होंने नवंबर 25 में रखे हैं। रिमेनिंग जो 5 एम्प्लॉइज है उन्होंने नवंबर 25 में रखे हैं। ओके, तो इन 5 एम्प्लॉइज का तो जो पीरियड ऑफ सर्विस आप नवंबर से मार्च देख लो तो 240 डेज से वो कम ही नजर आएगा। हाँ, तो इनका सिंस पीरियड ऑफ सर्विस 240 डेज से कम है, इसीलिए ये जो एम्प्लॉइज हैं ये तो एडिशनल एम्प्लॉय के लिए क्वालिफाई करेंगे नहीं। ये जो एम्प्लॉय है ये तो एडिशनल एम्प्लॉय के लिए क्वालिफाई करेंगे नहीं। इनकी इमोल्यूमेंट पर तो जो कंपनी है जुपिटर वो 80JJAA ले पाएंगी नहीं। ओके, अब ये जो 15 एम्प्लॉइज 1 मई 2025 को जो रिक्रूट किए गए, अब इसमें भी देखना जरा, इसमें भी माय डियर फ्रेंड्स जो 10 एम्प्लॉइज हैं उनका तो जो रिम्यूनरेशन है वो 24,500 का है, लेकिन जो अदर जो 5 एम्प्लॉइज हैं उनका जो मंथली मॉल्यूमेंट है वो 32,000 रुपीज पर मंथ का है। तो ये तो 25,000 से क्रॉस कर गया। इसीलिए इस केस में जो ये वाले जो 5 एम्प्लॉइज हैं ये भी एडिशनल एम्प्लॉय के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इनके इमोल्यूमेंट पर भी जो 80JJAA का डिडक्शन है वो जुपिटर नहीं ले पाएंगी। अब ये जो 10 एम्प्लॉइज बच गए, इनमें भी एक जो एम्प्लॉय है उसको बियरर चेक से जो अमाउंट है वो पे हो रहा है, वो बियरर चेक से जो अमाउंट है वो ले रहा है, इसीलिए ये भी एडिशनल एम्प्लॉय के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर ऑनगोइंग अगर बिजनेस है कंपनी का तो उन्हें पेमेंट स्पेसिफाइड मोड से करना चाहिए था। उन्होंने बियरर चेक से अगर पेमेंट कर दिया तो वो भी एडिशनल एम्प्लॉय की डेफिनेशन में नहीं आ पाएगा। हाँ, जो बाकी 9 एम्प्लॉइज हैं इनको जो आप 24,500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से जो पेमेंट कर रहे हैं और आपने रखा है 1 मई को, तो अप्रैल मंथ को हटा दो, 11 मंथ का जो अमाउंट यहां पर आएगा माय डियर फ्रेंड्स, निकालता हूं मैं आपके लिए 24,500 इंटू 11, ये 1 एम्प्लॉय का इमोल्यूमेंट हो गया और ऐसे 9 एम्प्लॉय तो 24,25,500। इसका जो 30% अमाउंट बनेगा
उस इसका जो 30% अमाउंट 7,27,650, वो माय डियर फ्रेंड्स हम कह सकते हैं 80JJAA में अलाइवेबल जो डिडक्शन है वो यहां पर जुपिटर के लिए ट्रीट की जाएगी। इतने की जो डिडक्शन है वो 80JJAA में फ्रेंड्स ले पाएंगे। ओके, तो आप देखिए क्वेश्चन में आपको ये बात भी कही गई है, द कंपनीज अकाउंट्स आर ऑडिटेड टू बी, द कंपनीज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB ऑफ द आईटी एक्ट। तो 80JJAA के लिए और कंफर्म हो गया। तो यहां 7,27,650 का जो अमाउंट है वो 80JJAA में इनके लिए डिडक्शन का जो अमाउंट है वो यहां पर माय डियर फ्रेंड्स निकल कर आएगा। आप देखेंगे यही सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। ओके, तो जो 9 एम्प्लॉई हैं, 10 एम्प्लॉइज में से हमने एक एम्प्लॉय जो अब बियरर चेक से अमाउंट दे रहे थे उसको हटाएंगे। 9 एम्प्लॉइज से एट्रीब्यूटेबल जो अमाउंट आया उसके 30% की जो डिडक्शन है वो यहां पर कंपनी ये ले पा रही है। राइट फ्रेंड्स, अच्छा अब देखिए जो हमने ये डिस्कशन किया ना, यही सारी बातें एज इट इज आपको हर एक पॉइंट के लिए यहां पर देखने को मिलनी है। जैसे अभी मैंने कैपिटल गेन्स को लेकर आपके साथ में जो डिस्कशन ये किया था कि 30 लाख रुपीस का जो अमाउंट है वो कैपिटल गेन का टैक्स के लिए चार्जेबल होगा। अब देखेंगे आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में वही बात यहां पर गिवन है कि भाई जो नेपच्यून इनकॉर्पोरेशन है, सिंस वो फॉरेन कंपनी होने की वजह से यहां पर 47 का बेनिफिट ट्रांसफर कंपनी को नहीं मिल पा रहा है, इसलिए कैपिटल गेन नॉर्मली टैक्स के लिए यहां पर चार्जेबल बनेगा। इंडेक्सेशन का बेनिफिट अब खत्म हो चुका है। 23 जुलाई 24 से इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है वो अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया, तो उसको हटा के नॉर्मल कॉस्ट से ही माय डियर फ्रेंड्स जो हम यहां पर कैप गेन है वो निकालते हुए नजर आएंगे। ओके, तो आपको जो ये क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया था फ्रेंड्स 2017 में, इसमें एग्जामिनर ने आपसे जो पीजीबीपी की नॉलेज है वो टेस्ट कर ली, इसके अलावा कैपिटल गेन्स की, डिडक्शंस की, और सबसे ज्यादा जरूरी बात कि जो बिजनेस ट्रस्ट वाला कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया उससे रिलेटेड भी जो पॉइंट्स है वो यहां पर ये डाल दिए गए। ओके, तो अगर मिक्स्ड क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो वो कुछ इस तरह का आपको मिलता हुआ नजर आएगा। हां, अब मैं कह सकता हूं कि बिजनेस ट्रस्ट से रिलेटेड जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए, और आइए अब हम रुक करेंगे इन्वेस्टमेंट फंड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनका। तो माय डियर फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट फंड से रिलेटेड सबसे पहले जुलाई 21 का जो क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने रखता हूं। आपको डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द अबव इनकम इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड एज वेल एज इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स फॉर द AY 26-27 बताना है। ठीक है, चलो अब क्या यहां पर डिटेल दी गई है। एन इन्वेस्टमेंट फंड इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी हैज 20 रेजिडेंट यूनिट होल्डर्स ईच होल्डिंग 5 यूनिट्स। आउट ऑफ दीज 16 यूनिट होल्डर्स आर होल्डिंग यूनिट्स फॉर मोर देन 12 मंथ्स एंड 4 यूनिट होल्डर्स आर होल्डिंग यूनिट्स for less than 12 months as on 31st March 2026। अब माय डियर फ्रेंड्स आपको क्लिक करनी चाहिए ये बात जो हमने 115 यूबी में डिस्कस की थी कि अगर इन्वेस्टमेंट फंड के लेवल पर पीजीबीपी हेड के लॉस को छोड़कर कोई अदरवाइज लॉस अगर निकल कर आया है तो उसका बेनिफिट उनके यूनिट होल्डर को दिया जाएगा, लेकिन उसी यूनिट होल्डर को उसका बेनिफिट मिल पाएगा ना जिसके पास में उस इन्वेस्टमेंट फंड की यूनिट्स को 12 मंथ्स एटलीस्ट हो गए हों। राइट, तो याद करो इन्वेस्टमेंट फंड के लिए हमने जो टैक्स इंप्लीकेशन डिस्कस किया था वहां पर ये बात डिस्कस की थी ना कि जो बिजनेस इनकम होगी वो इन्वेस्टमेंट फंड के एंड्स में टैक्सेबल होगी, अदर इनकम इन्वेस्टमेंट फंड के लिए एग्जेम्प्ट होंगी, और यूनिट होल्डर के लिए उल्टा कि यूनिट होल्डर के लिए बिजनेस इनकम जो इन्वेस्टमेंट फंड को टैक्स कर रहे हैं वो यूनिट होल्डर के एंड्स में एग्जेम्प्ट, और अदर इनकम जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट फंड को एग्जेम्प्ट कर रहे हैं वो यूनिट होल्डर के एंड्स में टैक्सेबल होगी। राइट, एंड जो भी डिसीजन लिए जाएंगे नेट रिजल्ट के लिए जाएंगे, मतलब अगर कोई लॉस है तो ये मानते हुए कि कोई एग्जेम्पशन इन्वेस्टमेंट फंड को नहीं मिलनी है, पहले इन्वेस्टमेंट फंड के लेवल पर नेट रिजल्ट निकाला जाएगा, वो चेक किया जाएगा क्या इनकम है, अगर इनकम है तो किस साइड की है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट, अगर लॉस है तो किस साइड का है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट। कैसे, आइए देखिए जरा, रखता हूं मैं वो बातें, अप्लाई करेंगे वो बातें हम इस क्वेश्चन में आगे। देखिए, द पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम ऑफ द इन्वेस्टमेंट फंड फॉर द PY 25-26 आर एस फॉलोज। सबसे पहले बिजनेस इनकम दी गई है 20 लाख की, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस दिए गए 30 लाख के। क्या ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हम पीजीबीपी हेड की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं? नहीं। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हुआ है 40 लाख का, तो ये LTCL अदर सोर्सेज से भी एडजस्ट नहीं हो सकते। अब रुकिए जरा, सबसे पहले अगर हम बिजनेस इनकम की बात करें तो बिजनेस इनकम के लिए माय डियर फ्रेंड्स हम यही कहेंगे कि यहां पर
जो ये अमाउंट है, ये अमाउंट टैक्सेबल होगा फॉर इन्वेस्टमेंट फंड। ये तो इन्वेस्टमेंट फंड के लिए ही टैक्सेबल हो जाएगा। याद कीजिए सेक्शन 115 यूबी में जो बिजनेस इनकम है उसके टैक्सेशन की इन्वेस्टमेंट फंड के एंड्स में बात की गई है। तो यूनिट होल्डर मौज करें, उनके लिए माय डियर फ्रेंड्स ये एग्जेम्प्टेड होगा। यूनिट होल्डर के लिए याद कीजिए सेक्शन 1023 एफ डबल बी, सेक्शन 1023 एफ डबल बी में ये जो बिजनेस इनकम वाली अमाउंट है वो एग्जेम्प्टेड बनाया गया है। देन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, हां लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के लिए इन्वेस्टमेंट फंड के लिए नो टैक्स ट्रीटमेंट, नो बेनिफिट। हाँ उनको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर एलटीसीजी होता तो यूनिट होल्डर भुगतते ना, तो अब एलटीसीएल है तो यूनिट होल्डर को फायदा मिलेगा। तो अब ये जो 30 लाख रुपीस का टोटल जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है और 20 टोटल यूनिट होल्डर्स अगर हैं तो 1.5 लाख जो पर यूनिट होल्डर अमाउंट लॉस का बनता है, 1.5 लाख पर यूनिट होल्डर जो लॉस का अमाउंट उनके लिए बनता है, 16 यूनिट होल्डर्स को इसका जो बेनिफिट है वो मिलेगा, क्योंकि उनके पास में जो यूनिट्स हैं उनको 12 मंथ्स से ज्यादा हो गए हैं। तो 16 यूनिट होल्डर्स 1.5 लाख का एलटीसीएल का, उनके पास अगर कोई एलटीसीजी वगैरह होगा तो उसके अगेंस्ट में वो बेनिफिट ले पाएंगे, नहीं तो नेक्स्ट 8 ईयर्स तक उसको वो कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, है ना। हाँ लेकिन जो 4 यूनिट होल्डर्स हैं जिनके पास में अभी इन्वेस्टमेंट फंड की यूनिट को 12 मंथ से ज्यादा नहीं हुए हैं, उनको इस एलटीसीएल का फायदा नहीं मिलेगा, राइट ना फ्रेंड्स। देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपको गिवन है कितना, 40 लाख का। तो अब ये जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि इन्वेस्टमेंट फंड के लिए तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी, राइट ना। हाँ ये इन्वेस्टमेंट फंड के लिए तो माय डियर फ्रेंड्स याद कीजिए सेक्शन 1023 एफ बी ए में जो एग्जेम्पशन है वो इन्वेस्टमेंट फंड को मिल जाएगी। कौन भुगतेंगे बेचारे, यूनिट होल्डर। तो जो ये अदर सोर्सेज की जो इनकम है, ये अदर सोर्सेज की इनकम माय डियर फ्रेंड्स टैक्स के लिए चार्जेबल बनेगी, किन के लिए, तो यूनिट होल्डर के लिए। यूनिट होल्डर के लिए एक्चुअली हम कह सकते हैं कि जो 40 लाख रुपीस का अमाउंट है, आप 20 यूनिट होल्डर्स अगर इनके टोटल है तो 2 लाख रुपीस पर यूनिट होल्डर जो अमाउंट है वो एज इंटरेस्ट इनकम यूनिट होल्डर के हैंड्स में टैक्स के लिए चार्जेबल बनाया जाएगा, क्योंकि नेचर एंड प्रोपोर्शन तो वही सेम रहता है जो इन्वेस्टमेंट फंड की इनकम का इन्वेस्टमेंट फंड के हैंड्स में रहा होगा। तो इन्वेस्टमेंट फंड के लिए अगर ये अदर सोर्सेज का आइटम है तो यूनिट होल्डर के लिए भी अदर सोर्सेज में ही टैक्स के लिए चार्जेबल बनेगा। सर 4 यूनिट होल्डर के लिए भी बनेगा क्या, हां बनेगा। इनकम के टैक्सेशन के लिए वो 12 मंथ्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग नहीं लगता। किस लिए लगता है, केवल और केवल लॉस का बेनिफिट देने के लिए वो 12 मंथ्स का जो थ्रेशोल्ड है पीरियड ऑफ होल्डिंग को लेकर वो रखा गया है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यहां तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। मैं इस रिलेशन में एक चीज और आपके सामने रखूं उससे पहले देखो 115 यूबी और 1023 एफबीए का जो हमने जिक्र किया था, मेनली बिजनेस इनकम इन्वेस्टमेंट फंड के हैंड्स में टैक्सेबल होगी। यूनिट होल्डर के लिए वो टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनाई जाएगी, उनके लिए एग्जेम्प्ट कर दी जाएगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगर हम देखें तो जिनके पास में 12 मंथ्स एटलीस्ट यूनिट्स को हो गए होंगे उनको जो बेनिफिट है वो इसका मिलेगा, राइट। हाँ जिनको 12 मंथ्स नहीं हुए होंगे उनको जो बेनिफिट है वो नहीं मिल पाएगा। एक्चुअली जो 1.5 लाख पर यूनिट होल्डर जो एलटीसीएल आ रहा है 16 यूनिट होल्डर्स ही उसका कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ ले पाएंगे, जो 4 यूनिट होल्डर्स है वो उसका बेनिफिट नहीं अवेल कर पाएंगे। और अदर सोर्सेज की जो इनकम है 2 लाख पर यूनिट होल्डर जो आ रही है वो सभी यूनिट होल्डर के हैंड्स में टैक्स के लिए चार्जेबल बनेगी। अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में एक और बात क्या कही गई, व्हाट वुड बी द इंप्लीकेशंस इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स इफ द इन्वेस्टमेंट फंड डिस्ट्रीब्यूट्स ओनली 80% ऑफ द इनकम टू द यूनिट होल्डर्स ड्यूरिंग द ईयर। अरे याद कीजिए फ्रेंड्स, पूरा केस बनाकर हमने ये बात समझी थी ना कि बाकी जो 20% होगा वो बाकी 20% भी डीम्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड मान लिया जाएगा। तो अगर आपने अपनी इनकम का 80% ही अगर अपने यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया तो बाकी जो 20% बचा है वो भी ईयर एंड पर लास्ट डे पर डीम्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड मान लिया जाएगा। मतलब यूनिट होल्डर को आप चाहे 100 लाख पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो या 20 लाख रिटेन भी कर लो, वो भी डीम्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड माना जाएगा। मतलब यूनिट होल्डर के लिए पूरे 100 लाख रुपीस का जो अमाउंट है उस पर वो टैक्स के लिए चार्जेबल बनाए जाएंगे। हां जब आगे वो 20 लाख रुपीस का अमाउंट एक्चुअली इन्वेस्टमेंट फंड अपने यूनिट होल्डर्स को देगा तब अगेन सेम अमाउंट पर उसे टैक्स के लिए चार्जेबल नहीं बनाया जाएगा।
ये सारी बात माय डियर फ्रेंड्स हमने 115 यूबी में ये डिस्कस की थी, वही चीज है आपको यहां पर यूज में लेनी है। हम क्या बोलेंगे कि हमारे आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 115 यूबी में कहा गया है कि भाई जो भी अमाउंट नहीं भी क्रेडिटर पे किया गया होगा वो भी ईयर एंड पर डीम टू बी क्रेडिटेड मान लिया जाएगा, राइट? तो भले ही इन्वेस्टमेंट फंड केवल 80% इनकम डिस्ट्रीब्यूट करे, फिर भी रिमेनिंग 20% इनकम भी यूनिट होल्डर को डीम टू बी डिस्ट्रीब्यूट मान ली जाएगी, मतलब टैक्स के लिए चार्जेबल बना दी जाएगी। हाँ, वो बात अलग है कि वो 20% जब एक्चुअली पे किया जाएगा तब अगेन टैक्स के लिए चार्जेबल नहीं बनाया जाएगा इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपने जुलाई 21 के इस क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा। अब मैं ले चलता हूं आपको स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन में। फ्रेंड्स काइंडली देखिएगा क्या यहां पर प्रोवाइड किया गया है। द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम ऑफ 3 इन्वेस्टमेंट फंड्स फॉर पीवाई 25-26। आपको क्या करना है, कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड एंड यूनिट होल्डर्स फॉर एवाई 26-27 assuming that each investment fund has 20 unit holders, each having 1 unit, and income from investment in the investment fund is the only income of the unit holder। अब जरा देखिए 3 केस आपको दिए गए हैं यहां फ्रेंड्स। 3 इन्वेस्टमेंट फंड्स में जो पहला इन्वेस्टमेंट फंड है दैट इज ए इन्वेस्टमेंट फंड, उनकी बिजनेस इनकम कोई नहीं है, ओके उनके पास में कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस की ये इनकम है। याद कीजिए इन्वेस्टमेंट फंड के लिए तो केवल पीजीबीपीएड की इनकम ही टैक्सेबल होती है, बाकी तो 1023 एफबीए में एग्जेम्प्टेड है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो भी कैपिटल गेन की इनकम और अदर सोर्सेस की इनकम है उसके लिए ये जो ए इन्वेस्टमेंट फंड है वो मौज करे, 1023 एफबीए में एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। अब 20 यूनिट होल्डर्स अगर हैं तो अब यहां पर कैपिटल गेन में 80,000 रुपीज पर यूनिट होल्डर जो बना, और माय डियर फ्रेंड्स यहां 20,000 रुपीज पर यूनिट होल्डर जो अदर सोर्सेस का पार्ट जो बना, टोटल 20 लैक्स को अगर हम 20 यूनिट होल्डर से डिवाइड करें तो ये जो 1 लाख पर यूनिट होल्डर जो बना इसमें 80,000 एज कैपिटल गेन यूनिट होल्डर को हम टैक्स करेंगे और 20,000 रुपीज एज अदर सोर्सेस हम यूनिट होल्डर को टैक्स करेंगे, है ना? क्योंकि याद है ना 115 यूबी में आपने देखा था नेचर एंड प्रोपोर्शन सेम रहता है। अच्छा, अब सेकंड जो इन्वेस्टमेंट फंड है बी, एक्चुअली इनको तो पीजीपीपी की इनकम भी हुई है। ओहो, पीजीपीपी की इनकम तो इनके लिए टैक्सेबल बनेगी, पीजीबीपी की इनकम तो माय डियर फ्रेंड्स इनके लिए टैक्सेबल बनेगी, है ना? 115 यूबी में इनको पीजीबीपी की इनकम पर तो टैक्स करने की बात की गई है। ओके, अच्छा बाकी जो ये 2 इनकम्स हैं इनके लिए हम कहेंगे हाँ वो 1023 एफबीए जिंदाबाद, राइट? बाकी ये जो 2 इनकम्स हैं इनके लिए जो एग्जम्पशन वाली बात अभी हमने जो की थी वो वर्क कर सकेगी, लेकिन ये जो इनकम्स हैं इनमें हम क्या बोलेंगे, 20 यूनिट होल्डर्स हमें मानने हैं तो 70,000 पर यूनिट होल्डर एज कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा, और माय डियर फ्रेंड्स 20,000 रुपीज पर यूनिट होल्डर एज अदर सोर्सेस टैक्सेबल बनेगा। तो 18 लैक्स को अगर मैं 20 यूनिट होल्डर से डिवाइड करूं तो एक यूनिट होल्डर के लिए 90,000 जो टैक्सेबल बनना है उसमें 70,000 एज कैपिटल गेन और 20,000 एज अदर सोर्सेस टैक्स के लिए चार्जेबल बनेगा। सबसे ज्यादा जो रेलिवेंट पार्ट है वो है थर्ड इन्वेस्टमेंट फंड का। जरा देखिए इनकी बिजनेस इनकम भी हमें गिवन है, नेगेटिव लॉस गिवन है 2 लाख का, ओके, और कैपिटल गेन भी नेगेटिव, मतलब कैपिटल लॉस दिया गया है 6 लाख का, और अदर सोर्सेस दिया गया है 8 लाख का। अब आपको पता होना चाहिए कि अदर सोर्सेस से आप एलटीसीएल एडजस्ट नहीं कर सकते। हाँ, एलटीसीजी, हाँ, जो पीजीबीपी एड का लॉस है वो आप अदर सोर्सेस से एडजस्ट कर सकेंगे। तो पहले तो हमें यह मानना होता है क्या कि जो इन्वेस्टमेंट फंड है उन्हें 1023 एफबीए में कोई एग्जम्पशन मिलनी नहीं है, पहले आप नेट रिजल्ट निकालिए। तो माय डियर फ्रेंड्स यहां पर जो नेट रिजल्ट आएगा वो नेट रिजल्ट क्या आएगा, नेट रिजल्ट में इनके पास में एक तो कैपिटल गेन हेड का नेगेटिव आइटम, हाँ दैट इज 6 लाख रुपीज का लॉस, और दूसरा अदर सोर्सेस का पॉजिटिव आइटम, कितना 6 लाख रुपीज का पॉजिटिव आइटम। ओके, तो अब यहां पर सिंस जो ये लॉस है वो कैपिटल नेट का लॉस है और 20 यूनिट होल्डर्स हमें मानने हैं, तो पर यूनिट होल्डर हम कह सकते हैं 30,000 रुपीज का जो लॉस है वो कैपिटल गेन हेड में उनके लिए एडजस्टेबल होगा। हाँ, पर यूनिट होल्डर 30,000 रुपीज का जो लॉस है वो अपने अदरवाइज कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकेंगे, नहीं तो वो नेक्स्ट 8 इयर्स तक उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकेंगे, उसका अपने अदरवाइज एलटीसी वगैरह से बेनिफिट ले सकेंगे, राइट ना? और जो अदर सोर्सेस की इनकम में वही 20 यूनिट होल्डर से को डिवाइड करके 30,000 रुपीज पर यूनिट होल्डर जो आया वो यूनिट होल्डर के हैंड्स में अदर सोर्सेस हेड में टैक्स के लिए चार्जेबल बनाया जाएगा, सिंपल। तो इसका जो कैरी
फॉरवर्ड वगैरह है वो माय डियर फ्रेंड्स यूनिट होल्डर क्लेम कर सकेंगे, क्योंकि पीजीबी पीरियड का अगर लॉस होता तो इन्वेस्टमेंट फंड को बेनिफिट मिलता। अब ये तो कैपिटल गेन का लॉस है, इसलिए इसका बेनिफिट यूनिट होल्डर उठाएंगे। हाँ, तो पहले तो माय डियर फ्रेंड्स करंट ईयर में जो होना है वो यही होना है, जो सी इन्वेस्टमेंट फंड है बिजनेस इनकम एग्जेम्प्ट, इनफैक्ट टैक्स के लिए चार्जेबल इसलिए नहीं बन पा रही क्योंकि लॉस है ना फ्रेंड्स। तो वो लॉस यहां एडजस्ट वगैरह होगा। तो जो कैपिटल गेन हेड में जो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट फंड के लिए अगर हम देखेंगे, यहां पर देखिए ये जो केस यहां पर बन रहा है, देखिए ये जो थर्ड इन्वेस्टमेंट फंड का जो केस है, एक्चुअली इनकी पीजीबीपी एडमिन इनकम टैक्स के लिए चार्जेबल नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि लॉस था, अदर सोर्सेस से एडजस्टमेंट हुआ, है ना। यूनिट होल्डर के लिए अगर हम देखें, एक्चुअली अदर सोर्सेस की इनकम इन्वेस्टमेंट फंड के एंड्स में तो टैक्सेबल होती नहीं, इसलिए उनकी टोटल इनकम का तो पार्ट बन नहीं पाई। ओके, अदर सोर्सेस की इनकम के लिए वो 6 लाख का जो अमाउंट बचा था 20 यूनिट होल्डर्स होने की वजह से पर यूनिट होल्डर ये 30,000 रुपीज का अमाउंट ही तो आया था जो यूनिट होल्डर के लिए टैक्सेबल होगा। और जो इन्वेस्टमेंट फंड सी के लेवल पर जो 6 लाख रुपीज का लॉस अराइज हुआ है, ये 6 लाख रुपीज का जो लॉस है, ये लॉस अब यूनिट होल्डर को पास ऑन होगा, वो उसका बेनिफिट ले पाएंगे। 12 मंथ्स जिनके पास में यूनिट्स को हो गए होंगे वो उसका बेनिफिट आगे ले पाएंगे। सेट ऑफ चैप्टर के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली 8 ईयर्स तक वो उसका कैरी फॉरवर्ड वगैरह भी ले पाएंगे, राइट ना। हाँ, तो जो सी इन्वेस्टमेंट फंड है उनके लेवल पर बिजनेस लॉस को हमने अदर सोर्सेज से एडजस्ट किया, बाकी जो इनकम बची उसमें पर यूनिट होल्डर जो अमाउंट निकाला टैक्सेशन के लिए वो यहां पर हमने यूनिट होल्डर के लिए रख दिया। ओके, और लॉस वाला जो पोर्शन था वो हमने यहां पर कंसीडरेशन में ये लिया। ओके, अच्छा, अब जो कंक्लूजन निकल रहा है, देखो जो ए इन्वेस्टमेंट फंड है उसके लिए टैक्सेबल कुछ नहीं हो रहा। इन यूनिट होल्डर के लिए 80,000 और 20,000 रुपीज टैक्सेबल हो रहे थे। देखिए ए इन्वेस्टमेंट फंड के केस में यूनिट इन्वेस्टमेंट फंड को टैक्सेबल नहीं हो रहा था, इन यूनिट होल्डर को इन अमाउंट पर टैक्स किया जा रहा था। इसी तरह से बी जो इन्वेस्टमेंट फंड था, उस बी इन्वेस्टमेंट फंड में माय डियर फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट फंड के लिए 2 लाख रुपीज टैक्सेबल हो रहा था, राइट। अच्छा, ये जो इन्वेस्टमेंट फंड है एमएमआर से इन पर टैक्स लगाया जाता है, ये हमने बात 115 यूबी में डिस्कस भी की थी, तो वो यहां पर वर्क करेगी, राइट ना। और इस केस में जो 70,000 और 20,000 रुपीज मतलब टोटल 90,000 रुपीज यूनिट होल्डर के एंड्स में टैक्सेबल होगा। तो 2 लाख इन्वेस्टमेंट फंड को और 90,000 यूनिट होल्डर को। और ये जो फंड बी है ये एमएमआर से माय डियर फ्रेंड्स जो टैक्स के लिए यहां पर चार्जेबल बनेंगे। एक मिनट, यहां एक बात मैं आपको पहले और याद दिलाना चाहता हूं कि इन्वेस्टमेंट फंड के लिए जो टैक्सेशन को लेकर हमने 115 यूबी में डिस्कशन किया था, वहां पर क्या बातें आपने देखी थी कि अगर वो इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी या फर्म है, फर्म इंक्लूड्स एलएलपी, तो अगर वो इन्वेस्टमेंट फंड अगर फर्म कंपनी है तो फर्म कंपनी वाला रेट लगाना, नहीं तो फिर एमएमआर लगेगा, मैक्सिमम मार्जिनल रेट से जो टैक्स है वो चार्ज किया जाएगा। याद कीजिए कुछ भी अलग नहीं है, ये जो चीज थी वो आपने इन्वेस्टमेंट फंड का जब हमने डायग्राम डिस्कस किया था वहां पर भी माय डियर फ्रेंड्स ये सारी चीजें मैंने आपके सामने ये प्रेजेंट की थी। देखिए कि जो टैक्स लगाने की बात आएगी, टैक्स रेट इन्वेस्टमेंट फंड के लिए क्या लगेगा, अगर वो कंपनी और फर्म है तो कंपनी और फर्म वाला रेट, और अगर अदरवाइज केस है, हाँ कोई अदर इन्वेस्टमेंट फंड है, लाइक वहां पर मैंने हाईलाइट भी किया था कि अगर वो ट्रस्ट के तौर पर अगर है तो फिर उस केस में हम एमएमआर से जो टैक्स है वो लगाएंगे। अगर वो सपोज एज एन एओपी है, 115 बीएससी से शिफ्ट आउट नहीं किया तो 25% सरचार्ज के रेट से जो एमएमआर आती है वो, नहीं तो फिर 42.744% वो 37% वाले सरचार्ज से जो निकल कर आती है उससे जो टैक्स है वो किया जाएगा। मतलब जो बिजनेस ट्रस्ट के लिए डिस्कशन किया था वही कुल यहां काम आएगा। अब देखिए जरा इस क्वेश्चन में क्या चीज और ऐड की गई है। इफ इन्वेस्टमेंट फंड सी हैज द फॉलोइंग इनकम कंपोनेंट फॉर असेसमेंट 27-28, व्हाट वुड बी द टोटल इनकम ऑफ द फंड एंड द यूनिट होल्डर फॉर दैट ईयर। क्या क्या है? बिजनेस इनकम रुपीज 2 लाख, कैपिटल गेन 9 लाख, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 8 लाख। अब ये तो हमें पता है कि ये जो बिजनेस इनकम है, इस बिजनेस इनकम के लिए जो इन्वेस्टमेंट फंड है वो टैक्स के लिए लायबल बनेंगे, उनके लिए टैक्सेबल होगी। और जो यूनिट होल्डर है उनके लिए सेक्शन 1023 एफ डबल बी में जो बिजनेस इनकम है जो इन्वेस्टमेंट फंड से उन्हें होती है वो एग्जेम्प्टेड बनाई गई है। ओके, तो इन्वेस्टमेंट फंड बिजनेस इनकम पर टैक्स देंगे, राइट। अच्छा, अब देखो ये जो दो अमाउंट हैं इनके लिए हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट फंड मौज करें। इन्वेस्टमेंट फंड के लिए सेक्शन 1023 एफबीए में जो ये अदर इनकम्स होती हैं अदर देन बिजनेस इनकम, उनकी एग्जेम्पशन है। अच्छा, ये इनकम यूनिट होल्डर के एंड्स में टैक्सेबल होंगी। अब अगर आप कलेक्टिवली देखें तो जो यूनिट होल्डर्स है उनका लास्ट ईयर से लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड करा रहा होगा 6 लाख का,
हाँ, और करेंट ईयर में 9 लाख का अगर कैपिटल गेन अगर टैक्स के लिए सभी यूनिट होल्डर्स के लिए बनना है और सभी यूनिट होल्डर्स का जो ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस है वो 6 लाख रुपीस जब रहा होगा, तो नेट जो अमाउंट है वो 3 लाख रुपीस टैक्स के लिए चार्जेबल बनेगा। 20 यूनिट होल्डर्स अगर हैं तो पर यूनिट होल्डर हम कह सकते हैं केवल 15,000 रुपीस का जो अमाउंट है वो एज कैपिटल गेन टैक्सेबल होता हुआ यूनिट होल्डर के हैंड्स में नजर आएगा। अगर मैं कलेक्टिव बेसिस पर अगर चलूं तो अगर 9 लाख करेंट ईयर में इन्वेस्टमेंट फंड का कैपिटल गेन अगर यूनिट होल्डर को टैक्सेबल बनना है तो 6 लाख का ब्रॉट फॉरवर्ड जो कैपिटल लॉस है वो यूनिट होल्डर्स का आ रहा होगा, है ना, वो एडजस्ट करके नेट अमाउंट पर टैक्स के लिए चार्जेबल यहां बनेंगे। और माय डियर फ्रेंड्स जो ये 8 लाख रुपीस का अमाउंट है, हाँ, इसको तो हम 20 से सीधा डिवाइड कर देंगे और पर यूनिट होल्डर जो अमाउंट है 40,000 रुपीस का वो यूनिट होल्डर के लिए और टैक्स के लिए चार्जेबल बन जाएगा, है ना, वो माय डियर फ्रेंड्स यूनिट होल्डर्स के लिए और टैक्स के लिए चार्जेबल बन जाएगा। तो अगर यहां पर हमसे बात की जा रही है असेसमेंट 27-28 की, तो वहां पर यही चीजें निकल कर आएंगी। असेसमेंट 27-28 के लिए सबसे पहले जो बिजनेस इनकम है 2 लाख रुपीस की, वो तो हम इन्वेस्टमेंट फंड के लिए टैक्सेबल कर देंगे। रिमेनिंग इनकम बिजनेस इन्वेस्टमेंट फंड के लिए एग्जाम्प्ट होंगी। और जहां तक बात यूनिट होल्डर की है तो ब्रॉट फॉरवर्ड कैपिटल लॉस होगा 6 लाख का, वो पहले करेंट ईयर के कैप गेन्स उसको एडजस्ट कर सकेंगे। एंड रिमेनिंग जो 3 लाख रुपीस का अमाउंट है वो टैक्स के लिए चार्जेबल होगा और 8 लाख अदर सोर्सेज वाला टैक्स के लिए चार्जेबल होगा। ये कलेक्टिवली सब यूनिट होल्डर्स की बात आ गई। लेकिन ईच यूनिट होल्डर के लिए अगर हम यहां पर देखें तो माय डियर फ्रेंड्स अगर हम यूनिट होल्डर वाइज अगर यहां पर चलें तो ऐसे केस में यूनिट होल्डर्स के लिए जो अमाउंट टैक्स के लिए यहां पर चार्जेबल बनेगा, एक तो वो कैपिटल गेन में 15,000 रुपीज वाला पोर्शन और अदर सोर्सेज में माय डियर फ्रेंड्स वो 40,000 रुपीज वाला पोर्शन, टोटल 55,000 रुपीज का जो अमाउंट है वो माय डियर फ्रेंड्स यहां पर टैक्स के लिए चार्जेबल हमें देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट ईयर की जो यहां पर बात की गई है ना असेसमेंट 27-28 की, तो उसमें माय डियर फ्रेंड्स ये बात यहां पर निकल कर आएगी कि यूनिट होल्डर को 55,000 रुपीज, कौन सा 55,000, तो माय डियर फ्रेंड्स 15,000 ये कैपिटल गेन और 40,000 ये अदर सोर्सेज, तो टोटल जो 55,000 रुपीस का अमाउंट है वो यूनिट होल्डर पर यूनिट होल्डर टैक्स के लिए चार्जेबल यहां पर इस असेसमेंट 27-28 के लिए बनता हुआ हमें नजर आएगा। दैट्स इट। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज देखिए, तो जो इन्वेस्टमेंट फंड से रिलेटेड जो अच्छे क्वेश्चन थे वो हमने यहां पर कंप्लीट कर लिए। इस प्रैक्टिस सेशन का जो हमारा एजेंडा था वो यही था कि हम इन्वेस्टमेंट फंड एंड बिजनेस ट्रस्ट से रिलेटेड जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो इन ऑल डिस्कस कर लें, और वो हमने यहां पर केवल कंप्लीट किए। मिलेंगे हम अगले सेशन में फ्रेंड्स कुछ और नई चीजों के साथ में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।